दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। अभी मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री और हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जो सीएम हैं, उनके राजनीतिक सलाहकार कृष्ण बेदी जी। कृष्ण बेदी जी ने अभी 3-4 दिन पहले एक बयान दिया था, वो काफ़ी सुर्खियों में रहा है और उस बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आज मैंने इनको मनाया है। कई दिन से मैं इनके पीछे पड़ा था कि बताइए क्या कहानी, क्या किस्सा है। वो किस्सा आप लोग भी सुनना चाहते हैं और हम भी सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं उस बारे में। वही जानने के लिए आज मैं इनके साथ बैठा हूँ। बेदी जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका हिंदुस्तान 9 पे। जी, आपका भी स्वागत। वो एक किस्सा आपने सुनाया था, आप भाषण दे रहे थे अपना, सरकार की आप अच्छाई गिना रहे थे और गिनाते गिनाते कि आपको किसी ने चुनौती दे दी थी, विधानसभा में बातचीत कुछ ऐसी हो रही थी, फिर आप आए 2 दिन। एक बार थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए, क्या किस्सा क्या था वो? रोहित जी, वो विधानसभा की बात थी, वो अलग विषय है, परंतु उस पर ज़्यादा कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो एक बात कह रहा था कि भाई गोविंद कांडा जी हमारे कैंडिडेट हैं, माननीय मोदी जी के उनको आशीर्वाद है, मनोहर लाल जी का उनको लाड है, और दुष्यंत चौटाला जी जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, उनका भी उनको समर्थन है। और साथ साथ वो इस इलाके के बड़े जनप्रिय और समाजसेवी नेता हैं। उनकी हमें आज कमल के फूल के निशान पर वो चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि उनकी हमने सहयोग करना है, मदद करना है, उनको विजयी करना है। तो कोई साथी कह रहे थे कि अभय सिंह चौटाला जी की बहुत बड़ी दहशत है इस इलाके के अंदर और मतदाता उनसे भय खाते हैं और चुनाव में वो कुछ भी हालात पैदा कर सकते हैं। तो मैं बात थी विधानसभा में, पिछली सरकार में मिनिस्टर था, विधानसभा में अभय सिंह जी विपक्ष के नेता थे। तो किसी बात को लेकर उन्होंने कोई कमेंट किया हमारे मुख्यमंत्री जी पर, तो हमने प्रतिकार स्वरूप कहा था कि ऐसी बात नहीं है और आपके बारे में तो आपके परिवार के लोग ही आपके बारे में कोई शोभनीय शब्द यूज नहीं कर रहे। ताज़ा नैना चौटाला जी का उस समय बयान आया था कि मेरा देवर डैश डैश डैश, वो जो उपमाएँ उन्होंने दी थी, तो हमने विधानसभा में कहा, तो वो कहने लगा आपकी ये बात कहने की हिम्मत कैसे होगी। मैंने कहा मैं नहीं कह रहा ये बात, मैं तो नैना चौटाला जी का वर्जन बता रहा हूँ आपको, भी आपके परिवार के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। उसने कहा दोबारा बोल के दिखा। मैंने फिर कहा कि मैं नहीं कह रहा, नैना चौटाला जी ने जो कहा है वो अखबार में छपा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छपा है, प्रिंट मीडिया में चल रहा है वो, तो वो आपको पता ही है। कहता है यदि दम है तो आप सीट से उठ के दिखाओ। मैं सीट से खड़ा हो गया। इसके साथ 5-7-10 विधायक थे, वो भी मेरी सीट की तरफ लपके हत्तापाई करने के लिए। मैंने इसके 2-4 विधायक सीटों में बैठे थे। मैंने कहा भाई कल को दिमाग में वहम मत रख लेना कि हम 4-5 लोग ही गए थे बेदी से लड़ने के लिए, आना तो फिर सारे आ जाओ, कल्ले क्या होगे, इकट्ठे आ जाओ। उसके बाद ये कहने लगा कि आप विधानसभा से बाहर चलिए। मैं कहा चल विधानसभा से बाहर चलेंगे, और मैं विधानसभा में रहने के लिए तो आया नहीं, विधानसभा के बाहर भी जाऊँगा। मेरा मकान है 7 सेक्टर में, वहाँ भी जाऊँगा, अपने घर भी जाऊँगा। और यदि कोई ज़्यादा गर्मी है, यहाँ आपने कुछ नहीं करना तो मैं इलाहाबाद आ जाऊँगा। हम इलाहाबाद रहे 2 दिन, कह के आया था मैं। लोगों के दिल में इन्होंने एक वातावरण इन्होंने पैदा कर रखा है कि जैसे ये लोग लोकतंत्र नहीं, एक दादागिरी से राजशाही चलाना चाहते हैं। हमारे जैसे सामान्य परिवार के आदमी लोकतंत्र की ताकत से विधानसभा में जीत के जाते हैं। यदि लोकतंत्र की मजबूती ना हो तो ये सामान्य आदमी को तो कभी मौका ही ना मिले। तो जिस प्रकार की इनकी दादागिरी ये चलाने का प्रयास कर रहे हैं, इस चुनाव के अंदर भी अपने लोगों को झंडे लेके खड़ा कर रहे हैं किसान के बेस में। अभी पिछले दिनों नॉमिनेशन वाले दिन भी इसका जिलाध्यक्ष था कोई रणधीर सिंह जोधे के, कुछ ऐसा करके उसने हमारी गाड़ी पे हमला किया। अब वो कार्यकर्ता तो नैलो का झंडा, उसके हाथ में किसान का। ये जिस प्रकार की डबल पॉलिसी खेल के अपनी झेप मिटाने का काम कर रहे हैं, ये चलने वाली नहीं। इनकी ताकत को गोपाल कांडा जैसे साथियों ने पहले चेक किया हुआ है, पवन बेनीवाल ने भी चेक किया हुआ है। तो किसी की दादागिरी में लोकतंत्र नहीं चलेगा। लोकतंत्र की मजबूती के लिए, मतदाता का मनोबल ऊंचा करने के लिए हम सभी लोग डेमोक्रेसी को जिंदा और मजबूत रखने के लिए यहाँ पर हैं। और इस चुनाव के अंदर हम मतदाता का मनोबल बढ़ाने के लिए आए हैं। रिजल्ट क्या होगा वो अलग विषय है, उसके लिए अलग तरह की योजनाएं चल रही हैं। परंतु यदि कोई भय का वातावरण पैदा करके हरियाणा की विधानसभा के अंदर या हरियाणा की धरती के ऊपर तो ये दिखाना चाहता है कि लोकतंत्र में किसी और को चुनाव नहीं लड़ने देंगे, जनसभाएं नहीं करने देंगे, तो ये सारी चीज़ें हमने भी कोई चूड़ियाँ नहीं डाली हुई हैं।
यदि वो विरोध कर सकते हैं लोकतंत्र के अंदर, जनसभाओं को वो डिस्टर्ब कर सकते हैं उनके आदमी, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमज़ोर नहीं है। और कमज़ोरी समझना भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को ये बहुत बड़ी भूल हो सकती है। हमने तो बहुत लंबे समय तक 40 साल तक विपक्ष में राजनीति की है हरियाणा के अंदर बीजेपी ने, परंतु इस प्रकार का अच्छी हरकतें भारतीय जनता पार्टी की कभी टीम ने नहीं की। ये आज 2 साल से सत्ता से बाहर है या 4 साल सत्ता से बाहर है, किस प्रकार की अच्छी हरकतें उतरे हुए हैं, ये सभी से छुपी हुई नहीं है। और डेमोक्रेसी के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर सभी चीज़ों को लोग देख रहे हैं। और आज स्थिति ये है कि इनके पास जहाँ कोई टिकट लेने वालों की लाइन लगती थी, जहाँ पर चुनाव लड़ने वालों की लाइन लगती थी, कार्यकर्ताओं की भीड़ हुआ करती थी, केवल कुछ मुट्ठी भर लोग सिमट के रह गए हैं। और आज हरियाणा की विधानसभा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल का कोई नाम लेवा नहीं है। और बाकी जो किसी के दिमाग में वहम है वो 30 तारीख के बाद वो भी निकाल देंगे। जब वहम है तो वो भी अब भी निकाल देंगे, उसी तेवर में आज भी हैं आप। अच्छा देखिए, गढ़ तो रहा है, देखिए इनका ये सिरसा का जो गढ़ रहा है, डर नहीं लगा था आपको कि सीधे आ गए आप बोल के कि चलिए पहले विधानसभा फिर विधानसभा के बाहर अब ऐलनाबाद ही चल दूँ? तो इससे डरने क्या बात होती है? डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। यदि कोई चैलेंज देगा तो चैलेंज लेगा भी। उन्होंने हमें चैलेंज किया था, हमने चैलेंज स्वीकार किया। और आज भी मैं इस बात के लिए कहने के लिए तैयार हूँ, ये गढ़ रहा है ताऊ देवीलाल जी के नाम पर, क्योंकि उन्होंने लोकहित के और लोक भलाई के काम किए। किसी अप्रजातांत्रिक तरीके के लोगों का भी गढ़ नहीं रहा। और मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ कि राजनीति के अंदर कोई किसी को चैलेंज करने की जरूरत नहीं होती है। लोगों के बीच में लोगों को मन जीतने की जरूरत होती है। चैलेंज करने से कभी विधानसभा नहीं जीती जाती, लोगों का दिल जीतने से विधानसभा जीती जाती है। जिस प्रकार से मनोहर लाल जी ने पिछले 7 साल के अंदर लगातार एक भी विपक्ष के हल्के की अनदेखी नहीं की। मैं स्वयं कहूँ 189 करोड़ रुपए की ऐलनाबाद अनाज मंडी के अंदर, मैं उस मंच पर था, एज ए मिनिस्टर मंच पे था, 189 करोड़ रुपए की घोषणा एक मुश्त की थी। जहाँ इस परिवार के लोग, इस पार्टी के लोग दूसरे प्रांतों में जाकर सांसद बना करते थे, वो आज पूरे देश के अंदर कोई नाम लेवा नहीं है। ताऊ देवीलाल जी ने पूरे देश के विपक्ष को जोड़ने का काम किया। और आज स्थिति ये है कि घर के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। किस कारण से? एक तो आपके यहाँ भी गिरा, अहंकार के कारण, सिर्फ घमंड के कारण और एक झूठी शाना शौकत के कारण। डेमोक्रेसी में ये नहीं चला करता, ये नहीं चला करता। अच्छा एक चीज़ आपने कही, जो पवन बेनीवाल है वो भी इनको भली भांति जानते हैं, गोपाल कांडा भी भली भांति जानते हैं कहीं, और आप राजनीतिक सलाहकार हैं, सलाह तो आपने भी दी होगी सीएम साहब को, कहीं वो काम तो नहीं कर दिया आपने, चुन भी इनका पुन भी इनका? नहीं, विषय ये नहीं है। अब पवन बेनीवाल जी, मैं क्या कर रहा हूँ, खुद आज वीडियो आ रही है उनकी, कहे जो बेनीवाल पैसे के दे के टिकट लेके आया है और वो पैसे को उसने खेत से नहीं कमाए, उसको खुद का बयान है। वो लोगों से कब्जे करके ठगी मार के हमारे साथ रह के उन्होंने किए हैं। इसका मतलब ये ठगी कब्जे करने का काम करते हैं, लोग करते रहे होंगे और आगे सत्ता में आएंगे तो इसी प्रकार काम करेंगे। तो इसलिए जो कुछ है उनकी अंदर की आत्मा बोल रही है और चुनपुन की बात नहीं है। माननीय गोविंद कांडा जी के पिताश्री हमारे जिला कार्यवाह रहे हैं भारत जनसंघ के, पुराना हमारा पृष्ठभूमि का कार्यकर्ता परिवार है। और जिस प्रकार के समाज सेवी गोविंद कांडा जी की यहाँ पे छवि है और जिस प्रकार से 2 चुनाव में बड़े मजबूती से लड़े हैं, रानिया का भी और तो वो अच्छा कार्यकर्ता है और पार्टी के लिए लंबे समय तक सेवा करने का काम करेगा। और ऐसे समाज सेवी व्यक्ति को पार्टी की टिकट देना अच्छी बात है। मेरे नेतृत्व ने जो निर्णय किया बहुत अच्छा निर्णय है। और रही बात सलाह की, तो गोविंद कांडा जी हमेशा जब भी मिलते हैं, माने मुख्यमंत्री से मिले या मुख्यमंत्री जी ने जो भी आदेश हमें उनके नाम पे दिए, हमेशा समाज की सोच को लेकर उन्होंने काम लेकर आए। जब भी आए हैं व्यक्तिगत कभी काम लेके गोपाल या गोविंद कांडा कभी नहीं आए। तो ऐसे समाज से भी आदमी को आगे बढ़ाना चाहिए और इस इलाके की ज़रूरत भी है। और यदि ऐसे लोग आगे नहीं आएंगे तो ये इस प्रकार की दादागिरी और गुंडागर्दी कैसे ख़त्म होगी। और रही बात, मैंने कहा अभी वो आपस में एक दूसरे को जानते हैं, वो लंबे समय सिरसा जिला की राजनीति कर रहे हैं, कई बार आपस में एक दूसरे को पटकनी देते रहे हैं। तो इस बार चुनाव मजबूती से लड़ेंगे गोपाल कांडा जी और इनका ठीक इलाज बढ़िया कर देंगे वो। सही है, आपने इनका तरीका ढूंढ लिया है कि इनके लोग इनके साथ, ठीक है, पार्टी का सिंबल जरूर लगा दिया है लोग, लेकिन आए तो वहीं से ही हैं। अब क्या हुआ है कि घर से 3 कैंडिडेट आए हैं, इनेलो से आए थे ये अपना पवन बेनीवाल पहले, फिर उसके बाद भाजपा में आए, फिर यहाँ चल दिए।
उसके बाद गोपाल कांडा जी के बारे में भी आपने बताया, वो भी इनसे पहले मिले जुले हैं, अच्छे खासे से इनको जानते हैं। चलिए मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, इस चीज़ को अभी छोड़ देते हैं, काफ़ी लंबा चला जाएगा अगर इस पर बातचीत करते रहेंगे।